बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मामलात इस वक्त तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे हुए हैं। मुख्तलिफ मौके पर एक दूसरे को इंगेज करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसे दरमियान के अंदर सियासी रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के अंदर भी, जैसे फवाद चौधरी हैं, उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से बड़ी जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा है। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने के लिए एक मजहबी शख्सियत भी मुतहरक हुई। फिर क्या बना, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर इस वक्त एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये ऑपरेशन आखिर है क्या, क्या नौयत होगी इसकी, इस पर तहरीक इंसाफ और जो फार्म 47 की हुकूमत है वो आमने सामने है। गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा सख्त बयान दिया, जिसका जवाब तालिबान हुकूमत ने भी बड़ा सख्त अंदाज के अंदर दिया है। ये मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे, चूंकि आज पहली मरतबा ताकतवर हल्कों की तरफ से इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया गया है। अवाम जो है वो अब खुद निकलना शुरू हो गई है। सियासी जमातें अब पीछे रह गई हैं। जिस तरह बजट के अंदर टैक्सेस लगाए गए हैं, खास तौर पर बिजली के अंदर जो चूना लगाया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम को दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसले दरअसल अवाम के लिए मुश्किल बना दिए गए। कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तान की अवाम अब खुद निकलने जा रही है। बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मौजूदा जो बजट है आप देख रहे हैं जिस अंदाज के अंदर पास हुआ, और हुकूमत ने अभी अवाम पर बड़ा एहसान फरमाया है। और मुसलसल वो कहते हैं कि हमने ये अपने वो कहते हैं ना पेट पे पत्थर रखकर हम ये सारा कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखें, आप फनकारी देखिए शहबाज शरीफ की, और वो आज भी ये जो माइंड सेट है ये समझता है कि शायद अवाम बेवकूफ है, उनको हमारे बयानात या चाल चलन का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि अशराफिया पर टैक्स ना लगे, यानी हमने सब्सिडी खत्म कर दी है, हमने अशराफिया पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। जबकि मैं दूसरी तरफ आपको एक मिसाल देता हूं, इनका आप अंदाजा करें। एडवोकेट जनरल है पंजाब मरियम नवाज की जो हुकूमत है, मुखालफिन को मरियम नवाज की गुस्ताखी पर जो है वो कहा गया कि आप यहाँ पंजाब असम्बली के इजलास में भी नहीं आ सकते। अब एडवोकेट जनरल पंजाब है, इसकी तनख्वाह अलाउंस यूटिलिटी बिल्स की सूरत में 11,90,000 रुपए जो है वो पहले इसका सारा कुछ बन रहा था। अब इसको बढ़ाकर 32 लाख कर दिया गया। सरकारी केसेस इन्होंने लड़ने होते हैं। तनख्वाह 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई है। अलाउंस 7 लाख से बढ़ाकर 16 लाख किया गया है। हाउस रेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए। यूटिलिटी बिल्स के लिए 40,000 की बजाय 1 लाख रुपए। माना 800 लीटर पेट्रोल के साथ 1800 सीसी 2 गाड़ियां, 10,000 मोबाइल के बिल के लिए, बिजनेस क्लास की मंजूरी, 5 स्टार होटल में क्याम, घर और दफ्तर के टेलीकॉम का बिल लामुतनाई होने की भी मंजूरी। अब आप ये बताएं कि ये अफसरान जो है वो शरीफों के वफादार होंगे या रियासत के वफादार होंगे, ये सवाल जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। यानी अपने अलल्ले तलल्ले अयाशियां वो बढ़ा दी गई हैं। अपने जो अफसरान हैं जिनसे खिदमात लेनी है उनके भी अलल्ले तलल्लों के अंदर यानी एक बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, और जो भी खसारा है वो सारा अवाम पर लाद दिया गया। अब यही वजह है कि अवाम ने ये फैसला किया है, और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी मुहिम बन गई है। अगरचे अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 1 जुलाई को खैबर से कराची तक पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है कि ये महंगी बिजली नामंजूर है, महंगा पेट्रोल नामंजूर है, जालमाना टैक्स नामंजूर। और ये कहा गया है कि जो जमात या तंजीम अवाम के साथ नहीं उसका भी बाइकाट। यानी अब तंजीमें पीछे रह गई हैं और अवाम खुद से इस एहतजाज की कॉल दे रही है। सोशल मीडिया पर इस मुहिम का आगाज हो गया, और जब भी किसी मुल्क के अंदर तब्दीली आनी होती है तो वो खुद अवाम ही बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद उसका आगाज करती है। अल्लाह करे पुरअमन जमहूरी आईनी जो है वो प्रोटेस्ट हो, और उसी के तनाजर के अंदर जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई अशराफिया बदमाशिया और जो लोग इनको लाए हैं उनको थोड़े से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो महसूस हो।
अच्छा, दूसरी तरफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है वो जब उन्वान आया तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा जी वहां पे ऑपरेशन का लफ्ज ही नहीं था। फिर उसकी तईद अता तारड़ ने भी कर दी। अब वो वजाहतें दे रहे हैं कि इस ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है, ये है। और फिर तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कल ख्वाजा आजम ने जिस तरह का इजहार किया कि जैसे अफगानिस्तान के साथ अब अगली जंग शुरू होने जा रही है और अफगानिस्तान के साथ खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मामलात बढ़ते हैं तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। यानी दहशतगर्द जो है उनको रोकना ये तो लाजमी बात है। प्रोटेस्ट भी हुकूमत करती है, हमारे इदारे करते हैं कि यहाँ पे बाढ़ लगाई है लेकिन उसको काट के दोबारा जो है वो कौन पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह हैं। लेकिन अब इस तनादर के अंदर एक तरफ भारत है, अफगानिस्तान से भी जंग शुरू कर दें, ईरान के साथ भी तनाजा बना, तो वो जब कहा जाता था कि इमरान खान ने सफारती तौर पे तनहा कर दिया, इमरान खान ने जो है वो ये कर दिया, भाई अब तो आप आए हुए 2 साल हो गए हैं, इससे तो पता चलता है कि इमरान खान तो सफारती सतह पे काफी हद तक कामयाब था। तो अब तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी ये जंग जो है इस तरह नहीं होगा, ये आग में झोंकेंगे। ख्वाजा आसफ और वो अकील बैरिस्टर अकील नामी जो 47 फार्म पर मुबैना तौर पर मुंतखब हुए हैं, यानी आप देखिए ना, अमेरिका ने करारदाद मंजूर की हमारे नुमाइंदगान ने, और दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टीज ने उसकी सपोर्ट की है। यानी वो इतनी बड़ी नाकामी है। अब उसके बाद फार्म 47 का जिन पर इल्जाम है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं ये करारदाद जो है ये ऐसे है, ये वैसे है। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी पे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सवाल है, आप कितनी देर तक झूठ के सहारे पे खड़े रहेंगे। अब इस पर जो है वो पहली मरतबा सिक्योरिटी एजेंसीज का रद्द अमल आया जी, और वो ये कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी हुकाम ने वाजे किया है कि मुल्क में कोई फौजी ऑपरेशन होगा और ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। ये बात क्लियर की गई है, बल्कि अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल-जेती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने और मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाएगी, जबकि बॉर्डर को मुनज़्ज़म बनाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी। दहशतगर्द खवारज हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई मुदाखरात नहीं हो सकते, बल्कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए सिक्योरिटी दराए ने बताया है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का गलत असर लिया गया है। फौजी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, मुल्क में कोई फौजी ऑपरेशन होगा और ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो है वो इस तरह के इकदाम जैसे स्मगलिंग, अब ये सारी चीजें तो हो रही थी। आप कहते हैं कि हमने इस पे कानून साजी करनी है, तो ओवरऑल एक ऐसा तासर है कि जब इसके लिए बजट भी अलहदा होगा और एक नया जो है वो यहाँ पे मामला बढ़ेगा, तो ये पहला रद्द अमल है जी, घरों से नहीं निकाला जाएगा। और जो टाउट हैं वो कह रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी और ये वो, अब इससे एक तासर उभरता है कि जैसे तहरीक इंसाफ जैसी जमात को जैसे पहले कुचला जा रहा है, तो अब जो सियासी मुखालफिन है उनको दहशतगर्दों का हामी समझ के जो है वो कुचला जाएगा। जैसे कल असेंबली के अंदर बैरिस्टर अकील नामी जो नून लीगी फार्म 47 वाले बताए जाते हैं, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर जो है वो गद्दार करार दिया है, यानी आप मुहिब्बे वतन हो गए और जो कसीर तादाद है जिस पार्टी को अक्सरियत अवाम की सपोर्ट है और वोट दिया है, यानी कब्जा ग्रुप जो है मुहिब्बे वतन हो गया और जो अवाम है वो गद्दार हो गई। ये कैसा यानी जो है वो माना है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ आपको इल्म है एक तरफ है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। फवाद चौधरी ने कुछ ऐसी बातें की कि उसकी बुनियाद पे रऊफ हसन, हामिद खान, ये लोग चूंकि उसके मुखालिफ हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की कि ये बिगौड़ा हो गया है, ये निकल गया है। लेकिन 2-4 दिन अगर हामिद खान और रऊफ हसन को भी इसी तरह रखा जाता तो फिर जो है वो बात होती। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी जो है वो तमाम तर कोशिश के बावजूद जो है वो नहीं टूटा। ये बड़ी जबरदस्त होता है, और जब किसी पर तशद्दुद हो, बीवी बच्चे हों, तो उसके बाद उठाकर और उसको मजबूर करना, इस आलम के अंदर मेरा ख्याल है उन लोगों से हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको निशाना बनाया जाए कि फवाद चौधरी 4 दिन नहीं, वो निकल गया, वो ऐसे हो गया। ये बड़ी ज्यादती होती है। जिन लोग, यानी ये कौन लोग कर रहे हैं, यानी रऊफ हसन पर एक हमला हुआ, हामिद खान एक वैसे ही उनका मुखालफ आदमी है फवाद चौधरी का,
تو یہ اب جمشید چیمہ ہے، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں، اب یہ مطلب ہے اتنی قربانیاں ہیں، ان کو اتنا تنگ کیا گیا، اربوں روپے کا نقصان ہوا کاروبار کا، اور مجبوراً روتے روتے پریس کانفرنس ہوئی، تو کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ان پر کیا بیتی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں نے پریس کانفرنس کر دی تھی، بھئی اس وقت جو حالات ہیں، جتنا ان کو مجبور کیا گیا، وہ انسان ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے جو تحریک انصاف کے کارکنان ہے، صرف یہ نہیں کہ فلاں چھوڑ گیا، دیکھنا یہ ہے اگر کوئی ڈبل گیم کر رہا تھا، کوئی ایجنٹ تھا، تو ان کو آپ علیحدہ کریں، لیکن اس طرح کے لوگ، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، پھر جو ہے وہ یہ فواد چودھری ہیں، پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز جو ہے مجبوری کے عالم میں کی، اور ان کو بھی اسی کھاتے کے اندر رکھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک گروپنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ اب کئی دفعہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے، فواد چودھری یا کچھ لوگوں نے نرمی کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ چلیں یہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات صرف ایک ہی نقطہ ہے جس پہ کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئینی حدود میں چلی جائے، میرٹ پہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے فارم 45 کے مطابق حکومت ملنی چاہیے، سمپل سی بات ہے، اور مذاکرات ہونے کس نقطے پہ ہیں۔ لیکن اس دوران مختلف موقع پر عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتایا گیا، آج انصار عباسی نے یہ سٹوری دی ہے، اور انصار عباسی آپ کو علم ہے جو جن کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی صحافی وہ کم ہے، لیکن اس وقت ان کا کردار بھی ایک ٹاؤٹ کا قسم کا بن گیا ہے، جو یک طرفہ طور پہ یعنی سارا ملبہ اور تنقید تحریک انصاف پہ ڈالتے ہیں، اور دوسری جو سائیڈ ہے اس کو کلین چٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور یہ خبر ممکنہ طور پر، اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، میرا یہ غالب امکان ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پورے معاملے کے اندر شاید کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ خبر یہ انہوں نے دی ہے کہ ملک کے سرکردہ مذہبی اسکالرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی ہے۔ ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ یہ کوشش 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی تھی، لیکن یہ ناکام رہی۔ ذرائع نے عالم کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اپریل 2022 میں حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد فوج اور اس کے اعلیٰ کمانڈروں اور حتیٰ کہ موجودہ اور سابقہ آرمی چیف کے خلاف عمران خان جو الزامات عائد کر رہے ہیں، ان کے تناظر میں آپ جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے لیے ساکھ کے بحران کا ایک سنگین چیلنج درپیش ہے۔ اب یہ کتنی منافقت ہے، کتنی بے شرمی ہے صحافت کے اندر کہ ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ بھئی ساکھ تو ان کے مخالفین کی ساکھ کا مسئلہ ہے، یعنی اس کی ساکھ تو پاکستان کی عوام ہے، اور عوام کی اکثریت نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اصل تو جو مخالفین ہیں، جو مخالف نقطہ نظر رکھنے والے ہیں، ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ بھائی کیسا منافق، یا آپ کیا کہیں، مطلب ہے صحافت کے اندر ہے، لیکن ویسے بڑا درود شریف بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اچھا عمل ہے اس کا۔ اپریل 2022 میں حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ یہ ساکھ کس کی، اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے؟ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آئین کی بات نہ کرنا، کسی کو کہنا کہ بھائی آپ اپنے آئینی کردار میں چلے جائیں، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر بغیر ثبوت سنگین نیت کے الزامات عائد نہیں کریں گے، بغیر، یعنی یہ مطلب ہے، یہ صحافت کے اندر یہ بندہ انصار عباسی پوری زندگی ہم سمجھتے رہے ہیں کہ بہت بڑا صحافی ہے، لیکن اس کے جملے آپ دیکھیں کیسے منافقانہ اور ایک یعنی گھٹیا جو ہے وہ پیرائے کے اندر یہ جملے لکھتے ہیں۔ اور گزشتہ 2 سالوں کی انہوں نے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ جرنیلوں پر تنقید کی جو جیسی، یعنی آپ دیکھیے سائفر آیا، سائفر کو عدالت کے اندر سرکاری وکلاء نے تسلیم کر لیا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا جو عمران خان نے کہا وہ درست ہے کہ یہ ان کو ہٹانا ہے اور عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے۔ تو یہ کیا بغیر ثبوت ہے؟ 9 مئی کے حملوں اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں نا، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، ایک طرف پوری جماعت کو کچل کے رکھ دیں، گھروں پہ حملے ہو رہے ہوں، کاروبار تباہ ہو رہے ہوں، اور لوگوں کو ناجائز گرفتار کر لیا جائے، احتجاج کا حق چھین لیا جائے، آئینی حقوق، فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دیا جائے،
اور پھر فارم 47 کی زبردستی ایک ڈاکہ ڈال کے حکومت قائم کر دی جائے اور اس پر اگر کوئی بولے تو اس کا وہ بولنا بھی جرم بنا دیا جائے. تو بہرحال مذہبی جو اسکالر تھے انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس وقت بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ تقریباً معاملات پہنچے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، لیکن اب عوام درمیان کے اندر کود پڑی ہے، اور یہ جو عوام ہے یہ اب بجلی اور یہ جو پیٹرولیم پرائسز اور اشیاء خرد و نوش جو مہنگائی ہے اس کے خلاف 1 جولائی کو یہ اناؤنس کیا گیا. اب دیکھتے ہیں یہ کتنا احتجاج کامیاب ہوتا ہے اور کتنا کہیں ڈرا دھمکا کے کچھ عام رہنماؤں کو گرفتار کر کے معاملہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد.